सभी को नमस्कार। राधे राधे। और आप सभी का एक बार फिर करियर वेल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बच्चों बहुत बहुत स्वागत। अरे अनुराधा बेटा आ तो गए हैं। 7 बजे 7:01 पे आपने लॉगिन किया है तो लाइव ही मिल रहे हैं हम आपको, है ना। वैसे भी आपने देखा होगा कि मेरा टाइम बहुत सही रहता है, ऑन टाइम ही होता है लगभग। मैक्स टू मैक्स 7:04 तक क्लास स्टार्ट हो जाती है आपकी। 7:04 भी ज़्यादा ही बता रहा हूँ, 7:02 7:03 तक हो जाती है। अमरेंद्र, आकाश, सूरज, दीपक, रणवीर जी भाई, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? ओके सुमन, बताइए तो कहाँ तक हमने कर लिया था, उसके आगे स्टार्ट करेंगे। कहाँ तक कर लिया था हमने लास्ट क्लास में, बताइए एक बार। गुड इवनिंग जय किशन, निशा। जी बायो चल रही है आपकी, तो लिख लेते हैं इस बात को कि जो हमारी क्लास है वो तो है बायो की। तो आपकी बायो की क्लास 9th। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है टॉपिक सेल, ठीक है ना। अनिल कह रहे हैं बहुत दिनों बाद क्लास कर रहे हैं, क्यों भाई, कहाँ चले गए थे आप? चलिए, लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था एक बार टॉपिक बताओ जल्दी से मुझे। क्रोमोसोम्स चल रहा था। अच्छा, क्रोमोसोम्स अभी चल रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुए। कहाँ तक लास्ट, कहाँ तक कर लिया था? क्या हमने सेल डिवीजन दिखा दिया था आपको? सेल डिवीजन में हमने एक्स एक्स और एक्स वाई क्रोमोसोम के ऊपर बात कर ली थी। क्या हमने एलोसोम्स और ऑटोसोम्स देख लिया था? बताओ एक बार। एलोसोम्स ऑटोसोम्स लिखवा दिए मैंने? नहीं लिखवाए? लिखवा दिए थे? अच्छा, ये क्या मतलब, कुछ कह रहे हैं हाँ लिखवा दिए थे, कुछ कह रहे नहीं नहीं लिखवाए थे। चलो लिखो फिर, क्रोमोसोम्स के प्रकार एंड डालो। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के प्रकार। क्रोमोसोम के प्रकार। बस आप इतना लिख लीजिए कि क्रोमोसोम के प्रकार कौन कौन से, बाकी ज़्यादा इसके अंदर में नहीं जाना, ठीक है। देखिए, दो प्रकार के क्रोमोसोम्स बेटा पाए जाते हैं, ठीक है। और दो प्रकार के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है उसे हम कहते हैं एलोसोम्स, और एक होता है उसे हम कहते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है। तो ऑटोसोम्स जो होते हैं ये 22 जो पेयर होते हैं, यानी कि 44 आपके गुणसूत्र, ठीक है, वो आपके ऑटोसोम्स कहलाते हैं। और दो आपके जो गुणसूत्र होते हैं वो एलोसोम्स कहलाते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको यही नाम है, एलोसोम्स और ऑटोसोम्स, ठीक है। ठीक है रितेश, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। पुराना जो क्लासेस आप उनको ज़रूर करिए अच्छे से, ठीक है। तो लिखिए, दो प्रकार की क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं ना शरीर में। शरीर में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। दो प्रकार के, एक का नाम है एलोसोम्स, दूसरे का नाम है ऑटोसोम्स, ठीक है। लिखते हैं इन बात को। पहला जो है और जो दूसरा, दोनों का नाम आपको पता होने चाहिए। तो जो सबसे पहला नाम है उसका नाम है ऑटोसोम्स, AUTO, ऑटो, SOMES। और दूसरे का नाम है एलोसोम्स, ALLOSOMES, ठीक है, एलोसोम्स। हिंदी में यही नाम है, ऑटोसोम और एलोसोम, ठीक है, यही नाम है बच्चों। तो दो प्रकार के पाए जाते हैं, ऑटोसोम और एलोसोम, ठीक है। कौन समझ में आ गया? गर्ल्स का होता है 46 सर, आई थिंक अनिल भाई कह रहे हैं। तो अनिल भाई,
जब आप अभी अभी आए हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, कुछ भी फालतू की चीज़ ना बोलें, है ना, कुछ भी गलत सलत ना बोलें, क्योंकि 46 सिर्फ गर्ल्स में नहीं होते, 46 सभी मनुष्यों के अंदर होते हैं, ठीक है। आपके अंदर भी 46 हैं, हमारे अंदर भी 46 हैं, सभी के अंदर 46 हैं। हाँ, अगर कोई क्रोमोजोमल, ठीक है, कोई डिसऑर्डर हुआ है तो अलग बात है, ठीक है। जैसे मान के चलिए 21 जो पेयर है, अगर उसी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो गई तो फिर वो सिंड्रोम बन जाता है, ठीक है, हम उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं। बस अब अभी के लिए ये चीज़ समझें कि ऑटोजोम्स और एलोजोम्स ये दो प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है, इसको समझो कि जो ऑटोजोम्स होते हैं ना, इसके अंदर होते हैं आपके 22 पेयर। 22 पेयर का मतलब है 44 गुणसूत्र। पेयर का मतलब दो होता ना, तो 44 गुणसूत्र जो होते हैं, ठीक है, ये आपके माइटोसिस के थ्रू पहुंचते हैं, है ना। ये जो होते हैं ये किसके थ्रू पहुंचते हैं? माइटोसिस के थ्रू। कल पढ़ाया था ना माइटोसिस, यहाँ लिख दूँ, दिख जाएगा आपको। तो ये, ठीक है, माइटोसिस से पहुंचते हैं ये 44 गुणसूत्र, ठीक है, माइटोसिस से। लेकिन जो आपके ये वाले दो हैं, नीचे वाले जो दो आपको दिख रहा है एक पेयर, ये जो दो गुणसूत्र या फिर एक पेयर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये पहुंचते हैं मियोसिस के थ्रू, ठीक है, क्योंकि ये सेक्सुअल क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। जो आपके एलोजोम होते हैं ना, इनको हम सेक्सुअल क्रोमोसोम भी कहते हैं, यहाँ लिख लो चलो, एलोजोम्स, या फिर इन्हीं का नाम है सेक्सुअल क्रोमोसोम्स। सेक्सुअल क्रोमोसोम भी इनका नाम कहा जाता है इनको। तो सेक्सुअल क्रोमोसोम है तो आपको पता है सेक्सुअल क्रोमोसोम तो सिर्फ दो थे, एक्स एक्स या फिर एक्स वाई, पता है ना आपको। तो ये चीज़ ऐसे जाएगी, तो एक पेयर में दो गुणसूत्र, ठीक है। और ये किससे आता है? ये आता है आपका मियोसिस के थ्रू, मियोसिस, ठीक है। और मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन, कल लिखवाया है आपको सारी चीज़ें, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे ही मेंशन कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग देख के कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। दिख रहा है सभी को, है ना? चलिए। क्लियर। सर क्लास पॉज हो रही है तो अपना नेट ठीक करवाइए, कोई पॉज वॉज नहीं हो रही, क्लास एकदम ठीक चल रही है। हम्म, जल्दी करो फटाफट। नोट हो गया? यहाँ तक कोई समस्या आपको तो जल्दी से बताइए। चलिए, एक दो क्रोमोसोम्स याद कर लीजिए, ठीक है, पूछ लेते हैं कई बार, तो वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, दो तीन के नाम याद कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और कोई मुझसे इसके अलावा नहीं पूछेगा, ठीक है। जो मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ बस उतना ही आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए, मनुष्य, मान के चलिए मनुष्य हैं, तो मनुष्यों के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? है ना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्रोमोसोम्स की संख्या, ठीक है। जो दो चार लिखवा रहा हूँ बस उतना ही याद कर लीजिए, बहुत है। क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों की संख्या, ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या, ठीक है। जस्ट अ मिनट। हम्म, चलो देखो, तो मनुष्य के अंदर कितने होते हैं पता है आपको? जो मनुष्य है, मनुष्य के अंदर होते हैं बेटा 46 क्रोमोसोम, ठीक है। आपको पता है 23 जोड़ी या फिर 46 पाए जाते हैं मनुष्यों के अंदर, ठीक है। इसके अलावा मच्छर, मच्छर जो होता है ना, मॉस्क्यूटो, तो मॉस्क्यूटो के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो मॉस्क्यूटो के अंदर बेटा 6 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, कितने? 6 क्रोमोसोम्स, ठीक है। मॉस्क्यूटो में 6 होते हैं। इसके अलावा
मान के चलिए आपसे कोई पूछे कि बंदर में, ठीक है, बंदर बंदर चिंपैंजी वगैरह में, तो इनके अंदर कितने होते हैं, तो इनके अंदर 24 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, बंदर के अंदर 24 क्रोमोसोम यानी कि 12 पेयर। ठीक है, 12 पेयर, 3 पेयर, 23 पेयर, दो से भाग कर दोगे तो पेयर बन जाएंगे, समझ रहे हो ना। इसके अलावा आलू, ठीक है, अगर हम बात करें आलू टमाटर ये सब, तो टमाटर के अंदर कितने होते हैं और आलू में कितने होते हैं, तो देखो टमाटर के अंदर होते हैं 12 पेयर, 12 पेयर नहीं मतलब 6 पेयर। तो टमाटर के अंदर जो क्रोमोसोम्स पाई जाती हैं वो 12 पाई जाती हैं, और आलू में पाई जाती हैं 7। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछेगा जो तंबाकू होता है, तंबाकू पूछा गया सवाल है। ठीक है, ओ शिट, कुछ नहीं बेटा वो, ठीक है, लाइट इशू था, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करें हम लोग दोबारा, ठीक है, डोंट वरी। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण होता है, बिल्कुल भी नहीं संजना। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम एक कोशिकांग है कोशिका का, जिस तरह से आपके शरीर में कई प्रकार के अंग पाए जाते हैं, लिवर है, हार्ट है, ब्रेन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे ही कोशिका का भी एक भाग है राइबोसोम। तो राइबोसोम कोशिका का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसको हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम होता है खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, आई गेस फिर से आ जाए वही चीज़ पुरानी वाली तो सही है, वरना दोबारा लिखना पड़ेगा। तुम लोगों ने नोट तो कर ही लिया होगा ना मेरे ख्याल से। चलो आ गया, बढ़िया, आ गया, ठीक है। चलो मैं दोबारा से लिख देता हूँ, ठीक है। लिखो यहाँ पे, लिखो गुणसूत्रों की संख्या। ठीक है, अ, गुण सूत्रों की संख्या। यहाँ लिख लो मनुष्य। ठीक है, मनुष्य के अंदर कितना होता है। इसके अलावा अगर हम पूछें आपसे टमाटर वगैरह, ठीक है, टमाटर के बाद आपसे पूछा जाएगा आलू में कितना होता है। ठीक है, आलू के अलावा आपसे पूछा जाएगा तंबाकू में कितनी होती हैं। तंबाकू मतलब टोबैको, तंबाकू खाते हो ना, तो तंबाकू भी तो एक पौधा ही है। ठीक है, तंबाकू के अलावा आपसे पूछेगा मटर में कितने होते हैं। ठीक है, मटर के बाद आपसे पूछेगा मच्छर वगैरह में कितने होते हैं। ठीक है, मच्छर के बाद आपसे पूछेगा ये जो चिंपैंजी वगैरह होते हैं, है ना, चिंपैंजी वगैरह में, हाथी वगैरह में। ठीक है, इतना याद कर लीजिए बस, इतने बहुत हैं। इसमें से ही अगर कोई एमसीक्यू बना तो इतने में से ही बन जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखें। चलिए, तो मैं आपको बता देता हूँ किसमें कितने कितने होते हैं। ध्यान से देखो, गुणसूत्रों की संख्या मतलब यहाँ पर हम संख्या पे बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे पेयर पे बात नहीं कर रहे, ध्यान रखना, संख्या। जैसे मनुष्य के अंदर 46, तो संख्या में 46, ठीक है, लेकिन पेयर में कितने, पेयर में 23, है ना, पता है आपको। तो यहाँ पर लिख लीजिए
कि मनुष्यों में कितने होते हैं, मनुष्यों में होते हैं बेटा 46। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझो। मनुष्यों में कितने होंगे, 46 हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा टमाटर की बात करें तो टमाटर में होते हैं 12। ठीक है, आलू की बात करें, आलू में होते हैं बेटा 7। ठीक है, और तंबाकू में कितने होते हैं, तंबाकू में होते हैं आपके 18। ठीक है, मटर में होते हैं आपके 7। ठीक है, मच्छर में होते हैं आपके 6। चिंपैंजी में होते हैं 44। हाथी में होते हैं 88। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान रखें, इनको नोट कर लीजिए, बहुत है। ठीक है, आने होंगे तो यहीं से आ जाएंगे। ठीक है सर, ये पीडीएफ अभी मिल नहीं रहा है, सिर्फ पुराना वाला मिल रहा है। ऐसी बात नहीं है, सारे के सारे पीडीएफ दिए जाते हैं आदित्य। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़े हुए हो ना। ठीक है, साइंस बाय केतन से टेलीग्राम पे सर्च करना, वहाँ देता हूँ मैं पीडीएफ। अच्छा। अच्छा, बच्चों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान से सुन लीजिए। आलू में बताया तो आलू में 7 होते हैं। ठीक है, मंकी में, मंकी में कम होते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या हो रहा है कि कुछ बेटा कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है स्टूडियो में। ठीक है, तो हो सकता जैसे अब आपको पता है एक बार कभी क्लास ऑफ हो गई थी, है ना, तो मे भी हो सकता है कि दोबारा चांस होता है ऑफ होने के। ठीक है, तो कोई टेक्निकल इशू चल रहा है ना वायर में, तो समझ जाइएगा, है ना। अगर क्लास ऑफ होती है तो बेकार में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ से क्लास रुकेगी मैं वहीं से कल आपका दोबारा से स्टार्ट कर दूंगा। अभी क्लास स्मूथली चल रही है। ठीक है, चलती रहेगी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा समझ में आए तो समझ लीजिएगा क्लास वहीं से ऑफ हो जाएगी, फिर दोबारा हम स्टार्ट नहीं करेंगे अभी। मान के चलो 2 मिनट के बाद कुछ ऐसा हो कि क्लास एकदम से ऑफ हो जाए, तो आप समझ लीजिए आज के लिए क्लास ओवर हुई। ठीक है, सिंपल शब्दों में समझ में आ गया। और अगर नहीं होती है तो हम लोग कंटिन्यू तो कर ही रहे हैं। ठीक है, हाँ एप्लीकेशन पे भी डाल दिए जाते हैं बेटा। एप्लीकेशन में बेटा देर में अपलोड होते हैं, क्योंकि आपको पता है टीम बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, इसीलिए मैं पहले ही टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम से प्रमोद आप जुड़ जाइए, साइंस बाय केतन सर टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, जुड़ जाएंगे आप। ठीक है, पोटैटो में कितने पाए जाते हैं, लिखा तो है महक। आलू को क्या कहते हैं, पोटैटो कहते हैं ना बेटा, लिखा तो है आपके सामने। ठीक है, बस इनके अलावा आपको याद नहीं रखने, ऐसे तो पता नहीं कितने सारे हैं और कितनों में कितने सारे याद रखोगे, तो कुछ मेजर मेजर जो पूछे जाते हैं वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। ठीक है, चलिए अगला आगे लिखते हैं। नेक्स्ट है डालेंगे जीन्स। ठीक है, हमने हमने न्यूक्लियस पढ़ा, न्यूक्लियस के बाद हमने, ठीक है, हमने डीएनए पढ़ा, डीएनए के बाद हमने आरएनए पढ़ा, फिर हमने क्रोमोसोम्स पढ़े, अब हम पढ़ने जा रहे हैं आखिरी, वो है जीन्स। ठीक है, क्या पढ़ते हैं उसको, हम जीन्स पढ़ते हैं, है ना। सर नोटिफिकेशन पर आज बायो बंद का मैसेज आया था, क्या मतलब है आदित्य, क्लास चल रही है ना, आप ले लो, हो जाता है कभी कभी, छोड़ो उस बात को। ठीक है, और बायो बंद का ऑप्शन आया था तो आप ये देख लो, इंग्लिश बायो ऑफ होगी, हिंदी वाली बायो ऑफ नहीं होगी, तो पूरा पढ़ा करो। इंग्लिश की बायो ऑफ थी। ठीक है, देखो जीन्स के ऊपर बात करते हैं बच्चों। जीन्स की जो खोज करी गई थी ना, ध्यान समझे, जीन्स की जो खोज करी गई थी वो करी थी जॉनसन्स ने। ठीक है, जॉनसन्स को श्रेय जाता है जीन्स को खोजने का। ठीक है, लेकिन जीन्स के बारे में सबसे ज्यादा अगर किसी ने बताया है तो वो है आपके ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले इस बात को बताया कि यही जीन्स ही होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, जो आनुवंशिक सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह अगर पहुंच रही हैं तो वो जीन्स की फॉर्म में ही जाती हैं। ठीक है, मान के चलिए आपके मम्मी की आंखें भूरे रंग की हैं, ठीक है, और आपकी भी आंखें भूरे रंग की हो गई, मत समझ रहे हैं, आई बॉल्स जो हैं अगर वो भूरे रंग की हैं आपकी मम्मी की, और आपकी भी अगर भूरे रंग की हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो भूरे रंग वाली इंफॉर्मेशन एक जीन के अंदर थी। समझ रहे हैं, एक जीन के अंदर थी, कई हजार जीन पाए जाते हैं। ठीक है, हालांकि उसमें से जो काम के होते हैं वो तो लगभग लगभग 4000 जीन होते हैं जो काम के होते हैं मेन। ठीक है, बट उतने अंदर आपको डिटेल में नहीं जाना, लेकिन आपको ये समझना है कि हर एक जीन किसी एक स्पेशल कैरेक्टर को लेकर जाता है। इन कैरेक्टर्स को नाम दिया जाता है ट्रेट्स। ठीक है, इनको नाम दिया जाता है ट्रेट्स, यानी कि ऐसे जीन्स जो किसी इंफॉर्मेशन को कैरी करके एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर जाएंगे। और वो पीढ़ी कैसे भी हो सकती है, हो सकता है कि आपकी नाना और नानी के गुण आपके अंदर आ जाएं, आपकी मम्मी के अंदर वो नहीं गए लेकिन आपके अंदर आ गए, बहुत पॉसिबिलिटी होती है होने की, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर आपके फादर लंबे हैं, ठीक है, तो फिर आप भी लंबे होते हैं, है ना, या आपकी मदर की हाइट अगर कम है या फादर की हाइट कम है तो आपकी हाइट भी कम होगी। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे कैरेक्टर हैं। समझ रहे हो आप, ये क्या होते हैं, कैरेक्टर होते हैं। बच्चों में जो गुणसूत्र होते हैं उनका माता पिता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चों से माता पिता नहीं पैदा होते विशाल,
माता पिता से बच्चे पैदा होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रभाव आएंगे, मान के चलिए कोई डिसऑर्डर आ गया, कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आ गया, है ना, कोई सिंड्रोम आ गया, अगर कुछ भी अगर हम बात करें, तो वो बच्चों के ऊपर दिखाई देगा उसका असर। ठीक है, माँ बाप पे कैसे दिखाई दे देगा? भाई बच्चों ने थोड़ी माँ बाप को पैदा किया है, उल्टा कैसे असर दिखाई दे देगा आपको? समझ रहे हैं? तो ये सब बातें होती हैं, इनको आप समझिए। ठीक। और आनुवंशिकी की जो सबसे छोटी इकाई होती है वही जीन होती है, इस बात को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो आइए लिखते हैं इन सब बातों को। जीन्स की खोज। ये पहनने वाली जीन्स नहीं है, पहले बता रहा हूं, ये जीन्स क्या है? ये जीन्स जो है आपके डीएनए, जो डीएनए होते हैं, डीएनए के ऊपर ये जीन्स लगे रहते हैं। ठीक है, जैसे मान चलो ये डीएनए है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये डीएनए है, तो डीएनए के ऊपर यहाँ यहाँ पर इस तरह से जीन्स चिपके रहेंगे। समझ रहे हो? तो जब डीएनए ट्रांसफर होता है तो जीन्स भी ट्रांसफर होते हैं, इस बात को आप समझिए। तो ये जीन्स आपको किस पे मिलेंगे? डीएनए पे मिलेंगे। ठीक है, और ये जीन्स क्या है? ये सूचना की सबसे छोटी इकाई है, आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई है। उनको क्या कहते हैं हम? जीन्स कहते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं इस बात को, जीन्स की खोज। जीन्स की खोज जॉनसन्स ने की थी। जीन्स की खोज किसने की थी? जीन्स की खोज जॉनसन ने की थी। ठीक है, जीन्स है क्या? आनुवांशिकता की, आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई। आनुवंशिक की सबसे छोटी इकाई जीन्स होती है। ठीक है, तो फिर फादर ऑफ जीन्स या फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, उनको समझ लीजिए पहले आप। देखो, जीन्स की ना एक स्टडी होती है, जीन्स की एक स्टडी होती है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, लिवर की स्टडी हेपेटोलॉजी कहलाती है। ठीक है, आपके ब्रेन की स्टडी न्यूरोलॉजी कहलाती है, आपकी किडनी की स्टडी नेफ्रोलॉजी कहलाती है। समझ रहे हैं? तो ऐसे ही आपकी जो हार्ट है, हार्ट की स्टडी कार्डियोलॉजी कहलाती है। ठीक है, तो ऐसे ही जीन्स की स्टडी को जेनेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स। जीन्स की स्टडी जेनेटिक्स। ठीक है, और इस जेनेटिक्स के जो फादर कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ये सवाल पूछा गया है, आपके भी एग्जाम में आ सकता है, एमसीक्यूज में। ठीक है, तो जहां जहां पे साइंटिस्ट के नामों की जरूरत है तो वहां पर आप जरूर नाम याद रखें कि उनका नाम क्या क्या है। ठीक है, तो इस बात को समझते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट आपका क्या है कि भाई आनुवंशिकता की जो आनुवंशिकता, ठीक है, टेलीग्राम पर डाउट पूछ सकते हैं। नहीं संजय, आप टेलीग्राम पर नहीं पूछ सकते, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो आनुवंशिकता की स्टडी को क्या कहा जाता है? ठीक है, आनुवंशिकता की स्टडी आ जाए या फिर आप कह लीजिए जीन्स की स्टडी आ जाए, स्टडी ऑफ जीन्स, है ना, जीन्स की स्टडी आ जाए, इन दोनों का ही एक ही नाम है। और इसके लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं? इसके लिए हम शब्द यूज करते हैं जेनेटिक्स। इसके लिए जो शब्द यूज करा जाता है बच्चे, वो जेनेटिक्स होता है ना। हिंदी में इसे हम लिखते हैं आनुवांशिकी। जेनेटिक्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी कहा जाता है। देखो बेटा, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, और आपके आपकी जो बुक है उसमें बहुत कम दे रखा है, मतलब भर की बातें भी सही से नहीं दे रखी है, ये बात आप जानते हैं। और आपके स्कूल की टीचर तो उससे ज़्यादा अच्छी है, जो आपको पढ़ा के राजी नहीं है, आपको पता है। ठीक है,
तो यहाँ पर टीचर्स आपको पूरा अगर सहयोग प्रदान करते हैं, ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन को अगर आप तक पहुंचा रहे हैं, तो अब आपका काम है, ये कर्तव्य है आपका कि आप अच्छे से इन सब चीज़ों को पढ़ें, अच्छे से याद करें, रिवीजन करें। आपके घर पे कोई बड़ा भाई बहन है, मम्मी पापा हैं, उनके साथ पढ़ाई करिए, मतलब उनको सुनाइए जो आपने याद करी चीज़ें, उनके साथ शेयर करिए कि पापा या मम्मी या छोटे भाई बहन, बड़ा भाई बहन, कोई भी है, कि मेरे से सुनो, ताकि आपको ये चीज़ें याद हो, वरना जब पेपर आएगा ना तो फिर बेटा बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। आप समझ रहे हो? और वैसे भी बायो के अंदर तो बहुत सारी बातें होती है समझने के लिए, और प्लस टॉपिक भी ऐसा ही है कुछ, ठीक है। तो कृपया करके इस बात को समझिए कि भाई बहुत ज़रूरी है ये आपको याद करना, ठीक है। जीन्स आर ओनली, ठीक है, स्मॉल सेक्शंस, ठीक है, स्मॉल प्रोजेक्शंस विच आर प्रेजेंट ऑन डीएनए, आदित्य, ठीक है। जीन्स आपको कहाँ पर मिलेंगे? डीएनए पर मिलेंगे, ठीक है। और एक आखिरी पॉइंट और लिख लें जीन्स के बारे में, कि जो जीन्स की जो स्टडी है जेनेटिक्स, उसके फादर कौन है? तो हेरिन डाल लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए आनुवांशिकी के पिता, ठीक है। आनुवांशिकी के पिता कौन कहे जाते हैं? ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं फादर ऑफ, बेटा आनुवंशिकी के पिता या फिर फादर ऑफ द जेनेटिक्स हैं, वो कहे जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। तो ये था जीन्स के बारे में, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। और जीन्स पाए कहाँ जाते हैं? जीन्स डीएनए पर पाए जाते हैं, ठीक है। अगर लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, ठीक है। क्रोमोसोम्स की छोटी यूनिट है, डीएनए पर पाए जाते हैं, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि कई सारे जीन्स कॉम्प्लिकेट होके डीएनए का फॉर्म करते हैं, है ना, फॉर्मेशन करते हैं, कह सकते हैं, बट पूरी तरह से बात सही नहीं है। जीन्स डीएनए पे पाए जाते हैं, यही बात ठीक है। बताइए, समझ में आ गया सभी को? नोट करिए जल्दी से, फटाफट नोट करो बच्चों। कोई डाउट है तो पूछो मेरे से, यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। नहीं बेटा संजना, गलत लिखा है, ठीक है। प्रोटीन का काम बच्चे, सॉरी, राइबोसोम का काम संजना प्रोटीन का फॉर्मेशन यानी कि प्रोटीन का निर्माण और साथ के साथ में, ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण दोनों होता है। लेकिन अगर आपसे कोई एक शब्द में पूछा जाए कि प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, तो आप बताएंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका। तो संजना एक बार आप खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका को भी खोल कर देख लें, पढ़ लें, वहाँ पे ये बात साफ साफ लिखी होगी, ठीक है, कि जो अंतःप्रदव्य जालिका है खुरदरी वाली, वो क्या करती है? वो आपके प्रोटीन का संश्लेषण करती है, प्रोटीन को एक्टिवेट करती है, ठीक है। आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए उस बात को। हालांकि राइबोसोम प्रोटीन का सिर्फ संश्लेषण ही नहीं करता, प्रोटीन का निर्माण करता है। इसलिए तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कही जाती है राइबोसोम्स, ठीक है संजना। सर फादर ऑफ जीन्स इज ग्रेगर जॉन मंडल, नहीं, फादर ऑफ जीन्स नहीं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। जीन्स नहीं बोला जाता, जेनेटिक्स बोला जाता। हालांकि जेनेटिक्स में जीन्स की ही स्टडी होती है ना, बट फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स को हिंदी में आनुवांशिकी कहा जाता है, तो आनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। सर जीन्स का नाम किसने दिया? बोला तो जॉनसन्स ने दिया, जीन्स की खोज या नाम जॉनसन ने दिया, आदित्य, ठीक है। नाम भी इन्होंने ही दिया है, ठीक है, ये जो नाम दिया है वो इन्होंने ही दिया है, नाम भी इन्होंने ही दिया है, जॉनसन नहीं दिया है, ठीक है। आदित्य क्लियर? सर जीन सिर्फ डीएनए पर पाए जाते हैं, हाँ जी, डीएनए पे ही होते हैं, आरएनए वगैरह पे जीन्स नहीं पाए जाते, ठीक है। अगर आप लिखना, हाँ, डीएनए के कार्य क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, हाँ बिल्कुल प्रियांशु कह सकते हैं।
प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, अबे पूछ रहे हैं। अबे बेटा पुरानी क्लासेस देख लो जाके, ठीक है। स्टडी क्या है, स्टडी का मतलब, स्टडी क्या है मतलब, समझा नहीं मैं। फादर ऑफ बायो कौन है, दीपाली पूछ रही हैं पहली बात दीपाली फर्स्ट टाइम आ रही है शायद, है ना। तो बच्चे फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को कहा जाता है, अरस्तु को कहते हैं। और अगर आप बायो के अंदर भी जाएं तो बायो के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, एक को हम बॉटनी कहते हैं, एक को हम जूलॉजी कहते हैं। तो जूलॉजी जो है जंतु विज्ञान, उसके भी जनक अरस्तु हैं, एरिस्टोटल हैं, क्योंकि उन्होंने 500 प्रकार के जंतुओं के ऊपर स्टडी करी और एक किताब लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया। अरस्तु ने किताब लिखी थी, इसलिए जूलॉजी के फादर भी अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल ही कहे जाते हैं, और बायो के भी कहे जाते हैं, एक ही नाम। लेकिन अगर हम बात करें, ठीक है, जो पादप विज्ञान है उसका, यानी कि जो बॉटनी है, ठीक है, तो बॉटनी की अगर हम बात करें तो बॉटनी के फादर कहे जाते हैं थियोफ्रस्टेटस, क्योंकि उन्होंने भी 500 प्रकार के विभिन्न पौधों के ऊपर, ठीक है, काम किया, उनके बारे में बताया और किताब लिखी, उसका नाम होता है हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है। सर परासरण बता दीजिए। हाँ महक, इसके बाद हम लोग परासरण ही देखेंगे, मतलब एक ऑर्गन और देखेंगे इसके बाद, उसके बाद वैक्यूल्स होगा, वैक्यूल्स के बाद फिर कुछ ऐसे ऑर्गन्स के ऊपर बात करेंगे जो कोशिका में विभिन्न प्रकार के, ठीक है, पदार्थों के संचालन के लिए उत्तरदायी हैं, ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे, जैसे सीलिया है, फ्लैजिला है ना, पक्षाभ वगैरह, इन सब के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको परासरण ही पढ़ाऊंगा, ठीक है महक। तो चीज़ें बेटा एकदम आप ये मान के चलिए सिस्टमेटिक वे में हो रही हैं, ठीक है, होगा महक, बट थोड़ा सा वेट करिए, एक क्लास का और वेट कर लीजिए, ठीक है। आदित्य कह रहे हैं सर इसका क्या वर्क होता है, मतलब किसका, क्या जीन्स का? अरे बताया तो, आपके मम्मी पापा की इंफॉर्मेशन आपके बॉडी के अंदर आ रही है, आपकी इंफॉर्मेशन जो है, आपके जो कैरेक्टर हैं वो आपके बच्चों में जाएंगे, तो कैरेक्टर्स कहाँ से जा रहे हैं, यहीं से तो जा रहे हैं। आपके मम्मी पापा अगर कम हाइट के हैं तो आपकी हाइट भी कम होगी, ठीक है। ये कैसे पता लगा, समझ लीजिए। चलिए, अबे बेटा फालतू के सवाल मत पूछिए, एकदम इररेलेवेंट क्वेश्चन है, इलॉजिकल है, ठीक है। इलॉजिकल क्वेश्चंस के लिए आप गूगल की सहायता ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर जानते हैं आपने पढ़ाया है टेर के बारे में, टेर कौन है, संजना क्या मतलब बात करिए इंग्लिश में, गलत ही बोलिए लेकिन इंग्लिश में बात करना शुरू करिए, ठीक है। चलिए, हाइंड डालिए, वैक्यूल्स। अगला, कोशिकांग, वैक्यूल्स यानी कि रिक्तियां, ठीक है, या ऐसे लिख लीजिए रिक्तिकाएं, ज़्यादा सही है, ठीक है। अगला जो है वो है रिक्तिकाएं, ठीक है, रिक्तिकाएं का मतलब वैक्यूल्स, ठीक है। वैक्यूल्स कहा जाता है रिक्तिकाओं को, ठीक है, क्या कहते हैं, रिक्तिकाओं को इंग्लिश में हम वैक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको चीज़ें समझनी है। सर कभी कभी पेरेंट्स की हाइट ज़्यादा होती है, बच्चों की हाइट कम हो जाती है, तो उसकी कंडीशन में हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, ठीक है। हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, जब आप क्लास 10th में आएंगे तो फिर वहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक हार्मोन होता है, एक ग्लैंड है आपके आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में, ब्रेन का एक हिस्सा होता है, उसे हम कहते हैं फोर ब्रेन, ठीक है। ब्रेन के तीन हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है अंशिका। फोर ब्रेन जिसको कहा जाता है प्रोसेंसेफेलॉन, तो प्रोसेंसेफेलॉन के अंदर एक ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है, जो कि डायनसेफेलॉन के एक हिस्से से कनेक्टेड रहती है, ठीक है। उसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। डायनसेफेलॉन के तीन हिस्से, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस। तो थैलेमस से कनेक्टेड होती है एक ग्लैंड जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, आपके फोर ब्रेन के, ठीक है, प्रोसेंसेफेलॉन के डायनसेफेलॉन वाले हिस्से के हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होती है। और वो ग्लैंड जिसका नाम है पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि हिंदी में कहते हैं, ठीक है, क्लास 10th में पढ़ोगे। तो पिट्यूटरी एक हार्मोन को निकालती है जिसका नाम है जीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इसे कहते हैं हम, ठीक है, राइट, ग्रोथ हार्मोन इसे कहते हैं। तो ये ग्रोथ हार्मोन जो होती है इसकी वजह से आपकी हाइट रुकती है, ठीक है।
इसलिए कम्प्लान वगैरह पिलाए जाते हैं, बूस्ट है ना, हॉर्लिक्स, ये सब दिए जाते हैं। तो ये रीज़न होता है, ठीक है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, सच कोई एक ही रीज़न नहीं है, ठीक है ना। चलिए, कोई बात नहीं संजना, लेकिन मैंने आपको बता दिया प्रोटीन सिर्फ संश्लेषण ही नहीं करता, प्रोटीन निर्माण भी करता है, ठीक है। और ये प्रोटीन निर्माण कराने का काम किसका है, ठीक है। मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके जाएगा, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए जो है वो ट्रांसफर करेगा, लेकिन बनाने का काम किसका है, आरएनए का। राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन का निर्माण करेगा, ठीक है। ये सब कुछ पढ़ाया है आपको मैंने। चलिए, तो देखिए वैक्यूल्स की बात करते हैं, ठीक है। आदित्य बेटा सर्च कर लो, मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है, सर्च कर लीजिए आप, कोई बात नहीं। चलो पढ़ते हैं इस बारे में। देखो, अगर वैक्यूल्स की बात करी जाए तो वैक्यूल्स हमारे, ठीक है, कोशिकांगों में, मतलब अगर हम बात करें, कई सारे कोशिकांग हमने पढ़े, तो उसमें से वैक्यूल्स भी एक इम्पॉर्टेंट, आप कह लीजिए, कोशिकांग है। लेकिन जब हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका की बात करते हैं तो पादप कोशिका में वैक्यूल्स बहुत बड़े बड़े पाए जाते हैं, ठीक है। और इतने बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं कि केंद्रक को धक्का मार के केंद्रक को साइड में कर दिया जाता है और वैक्यूल्स ऑलमोस्ट सेंटर पे पहुंच जाते हैं। याद करिए, पढ़ाया था आपको मैंने, है ना, कि यानी कि अगर मैं कभी पादप कोशिका की बात करूं तो पादप कोशिका के अंदर क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये पादप कोशिका का मैं रफ डायग्राम बनाऊं, तो यहाँ पर इतने बड़े बड़े ये वैक्यूल्स पाए जाते हैं। और जो केंद्रक है, केंद्रक आपका देखो साइड में हट जाता है, देख रहे हैं। तो वैक्यूल्स पादप कोशिकाओं में बहुत बड़े बड़े होते हैं। सबसे पहले ल्यूवन हॉक नाम के वैज्ञानिक ने इस बात को देखा कि पादप कोशिकाओं में बड़े बड़े रिक्तिकाएं पाई जाती है। रिक्तिकाएं का मतलब खाली स्पेस है, रिक्तिका है, रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान का मतलब क्या होता है, खाली स्पेस। तो ये पूरा का पूरा खाली स्पेस है ना, खाली स्पेस है। इसके अंदर जाके कई प्रकार की चीजें पहुंच जाएंगी, इसके अंदर आगे चल के बात करेंगे। कभी जल इसके अंदर चला जाता है, कभी इसके अंदर जो कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे प्रोटीन वगैरह है ना, जैसे कुछ और अलग जो पोषक पदार्थ हैं, कुछ खनिज पदार्थ हैं, वो सब इसके अंदर चले जाते हैं, समझ रहे हैं। अगर हम मनुष्यों की बात करें तो मनुष्यों में हम बोलते हैं सैप वैक्यूल्स। आगे चल के पढ़ाऊंगा इसको आपको कि ये क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए बस समझिए कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कि जो पादप कोशिकाएं हैं उनमें रिक्तिकाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। इस बात को सबसे पहले किसने देखा, ल्यूवेन हॉक ने देखा। लेकिन आपको पता है ल्यूवेन हॉक तो बस देख के छोड़ देते थे, ठीक है। बताते तो उसके बाद बारे में आगे आने वाले साइंटिस्ट थे। तो ऐसे यहाँ पर भी हुआ, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी हुआ। एक साइंटिस्ट आया आगे चल के, जॉनी, जॉनी नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया कि भाई ये रिक्तिकाएं होती हैं। ये क्या होती हैं, रिक्तिकाएं होती हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं, तो एनिमल सेल के अंदर आप जानते हैं कि न्यूक्लियस तो केंद्रक जो होता है वो एकदम बीचों बीच होता है, सेंटर में होता है एनिमल सेल में, है ना। लेकिन जो रिक्तिकाएं होती हैं ना, वो छोटी छोटी पाई जाती हैं। देखिए, छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, देख रहे हो आप। ये छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं जंतु कोशिकाओं में और साइटोप्लाज्म में फैली हुई रहती हैं, देख रहे हैं। साइटोप्लाज्म में फैली, अभी मत बनाओ डायग्राम, अभी बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। कल वैक्यूल्स के बारे में प्रॉपर डिटेल में हम कल बात करेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो क्या हो रहा है कि जो बच्चों रिक्तिकाएं हैं, जो वैक्यूल्स हैं, तो वैक्यूल्स के बारे में क्या हुआ, सबसे पहले ल्यूवन हॉक ने बताया, सॉरी ल्यूवन हॉक ने इसको देखा। और देखने के साथ साथ अगर हम बात करें, इसको एक्सप्लेन किसने करा कि हाँ भाई, जंतु कोशिका का तो नहीं लेकिन पादप कोशिका का एक बहुत हिस्सा, इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है वो है वैक्यूल। इस बात को बताने का काम किया स्प्लेन जॉनी ने, ठीक है। जॉनी नाम के वैज्ञानिक थे, पूरा नाम था स्प्लेन जॉनी, तो आप याद कर सकते हो। तो स्प्लेन जॉनी ने सबसे पहले इस बात को बताया कि भाई रिक्तिकाएं जो हैं वो दोनों में पाई जाती हैं, दोनों में होती हैं। और इसका काम क्या है, इसका काम है कई प्रकार के पोषक पदार्थों को अपने अंदर सुरक्षित बना के रखना, और जब जरूरत पड़ेगी तो इसको क्या कर देंगी, ये जरूरी अंग तक पहुंचा देंगी। भाई मान के चलो कई सारा एक्स्ट्रा प्रोटीन बन गया कोशिका के अंदर, तो वो प्रोटीन जो है वो कहाँ पर जाके स्टोर होगा, वो यहाँ पर जाके थोड़ा थोड़ा स्टोर हो जाएगा, देख रहे हो, इन रिक्तिकाओं में जाके स्टोर हो जाएगा। मान के चलो कोशिका के पास बहुत ज्यादा जल पहुंच गया, अब जो एक्स्ट्रा वाटर कोशिकाओं के पास पहुंच गया, कहाँ रख देंगी, वो यहाँ यहाँ डाल देंगे। अब आप समझ रहे हैं। तो रिक्तिका का मतलब है कि कोशिका के अंदर का खाली स्थान, ठीक है। और अगर वो खाली स्थान है तो अब आप समझ जाओगे। क्या लिख दिया मैंने, अच्छा, सॉरी, थैंक्स बताने के लिए। अब ठीक है क्या अभी भी दिक्कत है, अच्छा यू पहले कर दिया मैंने, क्या ही मतलब है
ठीक कर लिया करिए अपने आप ही। हम्म। चलिए, वैक्यूअल की स्पेलिंग ठीक कर लो बेटा, गलत लिख दी थी मैंने। ठीक है, ठीक कर लो। वैक्यूअल की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है। मैंने डबल सी कर दी थी और शायद ओ वगैरह नहीं लिखा था। ठीक है, वैक्यूअल की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है। चलिए, तो जो चीज़ बता रहा हूँ वो आपको बात समझ में आई? बताओ जल्दी से। वैक्यूल्स में आपको जो बात समझा रहा हूँ वो समझ में आ गई? जल्दी से बता दो एक बार, तो फिर हम आगे बढ़ें। कोई डाउट है किसी का? जल्दी से बताइए। वैक्यूल्स हम कल लिखेंगे, आज नहीं। कल लिखेंगे हम लोग। ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक, प्लीज़ पूछिए। जो भी आपका डाउट है यहाँ तक प्लीज़ पूछिए फटाफट। शाबाश, जल्दी करो। हाँ, जंतु कोशिका में केंद्रक बीच में होता है, संजना। ठीक है। सर, मानसिक चक्र क्या होता है? राहुल बेटा, मानसिक चक्र कुछ नहीं होता। मासिक चक्र होता है, अगर वो पूछना चाह रहे हैं तो वो अलग बात है। और ये सेल टॉपिक चल रहा है यहाँ पे, मासिक चक्र का क्या मतलब है आपका? क्यों पूछ रहे हो ये सब चीज़ें? जब क्लास 10th आएगी ना तो पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से। वैक्यूअल स्पेलिंग गलत है, अभी तो आपने बोला यही होती है तो मैंने ठीक तो कर दी, अब क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है अब? संजना, आप ही ने तो बोला कि गलत है, मैंने वही स्पेलिंग लिख दी यहाँ पे। मुझे लगा हो सकता है भाई गलत हो गई हो। अब क्या दिक्कत है बताओ? और कोई बच्चा देख लो, एक बार गूगल कर लो वैक्यूअल की स्पेलिंग क्या है। VA डबल C है किसी, ये देख लो। इतनी चीज़ थोड़ी वो चीज़ होती है। हम्म। पूछो बेटा, आज तक आपने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं, कोई भी आपका डाउट है पूछिए, जितने भी कोशिकांग बिकॉज अब हम लोग सेल टॉपिक में ऑलमोस्ट खत्म कर रहे हैं। वैक्यूल्स कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ अगली वाली क्लास में, ठीक है, जो सेकंड क्लास आपकी आएगी, कल एक क्लास होगी, उसके बाद एक दूसरी क्लास होगी, उसमें हम लोग पढ़ लेंगे कुछ और कोशिकांगों के बारे में, जो कोशिका में, ठीक है, ट्रांसफर का काम करते हैं, ठीक है, पोषक पदार्थों के ट्रांसफर का काम करते हैं। अब एलिफेंट में 88 होती हैं, 88 क्रोमोसोम्स पाई जाती हैं, ठीक है, 44 पेयर्स। तो ये चीज़ होती है, उसको देख लेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे अगली क्लास में आके परासरण। और जैसे ही परासरण देखेंगे, ठीक है, हमारा सेल टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब अब 3 क्लासें बची हैं आपकी होने में। ठीक है। आकाश, वैक्यूल्स अगली क्लास में और अच्छे से बताऊंगा क्या है। ठीक है। डाउट पूछिए जल्दी से। डाउट क्लास अब आपकी है, अगले 2-3 मिनट। मैं सब कुछ लिखवाऊंगा, अगली क्लास में आके सब कुछ लिखवाऊंगा, बस मुझे ये बता देना सर वैक्यूल्स स्टार्ट करना है। ठीक है। जीवाणु कोशिका में क्या नहीं पाई जाती? जीवाणु कोशिका में बहुत सारी चीज़ें नहीं पाई जाती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, RNA नहीं होता है, ठीक है, लाइसोसोम्स नहीं होते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, दीपक। VACUOLE, मतलब पहले से ही लिखा था मैंने। चलो अब ठीक है। वैक्यूल चप्पल के आकार की होती है? नहीं, चप्पल के आकार की माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं चप्पल जैसा, वैक्यूल को नहीं कहते बच्चे। देखो, नाम के बारे में तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं महक, है ना, बट जो जनरली हम दो नाम की बात करते हैं वो ल्यूवन हॉक और स्पेलन जॉनी का नाम याद रखते हैं। तो आप एक बार गूगल कर सकते हैं, ठीक है। मैं यही चीज़ बोलूंगा क्योंकि देखो, बहुत सारे, एक बेटा कोशिकांग के ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 वैज्ञानिकों ने काम किया। एक कोशिकांग के ऊपर कई सारे वैज्ञानिक काम करते हैं और आज डेट तक उनके ऊपर काम हो रहा है। आप समझो, तो पता नहीं ऐसे कितने सारे आपको याद करने पड़ जाएंगे, है ना। तो हम सबके याद नहीं रखते, हम जो जो मेन में ना उन्हीं का नाम याद रखते हैं, ठीक है। वैक्यूल में वाटर एंटर होता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। कोशिका का केंद्रक इस बात को डिसाइड करेगा कि वैक्यूल के अंदर क्या क्या चीज़ें आनी है, क्योंकि कंट्रोल रूम क्या है? कोशिका का केंद्रक है, तो केंद्रक इस बात को डिसाइड करता है कि रिक्तिका के अंदर क्या क्या चीज़ें जानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं जानी चाहिए। कई बार हवा भी चली जाती है, तो एयर वैक्यूल्स भी होते हैं, कई बार वाटर वैक्यूल्स होते हैं, है ना। तो इस बात को ध्यान रखो, कई बार कुछ फूड वैक्यूल्स होते हैं। प्लांट में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि प्लांट अपने खाने को स्टोर कर लेते हैं, आपको पता है। तो कोशिका में ही जाके स्टोर होता है, रूट वाले सेक्शन में। ठीक है। और कोई डाउट? RNA क्या करता है? कल की क्लास देखो, पता लग जाएगा RNA क्या करता है। सब कुछ पढ़ाया, RNA का काम क्या होता है। क्लास देखोगे नहीं, फालतू की चीज़ पूछोगे।
सर चप्पल का आकार पैरामीशियम का होता है, तुमने नाम गलत लिखा है आदित्य। पैरामीशियम कहते हैं, ठीक है, पैरामीशियम मतलब कुछ ऐसा, ठीक है। पैरामीशियम की अगर हम बात करें तो पैरामीशियम कुछ ऐसा होता है। इस तरह से आपको दिखाई देगा पैरामीशियम कुछ, ठीक है। और बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। एक कोशिकीय जीव है, प्रोटोजोआ के अंडर में आता है, ठीक है, एक कोशिकीय जीव है ये। ओके, दिस इज पैरामीशियम। ऐसा दिखता है कुछ। रेक्टिकाएं चार प्रकार की होती हैं, पढ़ेंगे आगे चल के। जंतु कोशिका में आपको एक ही प्रकार की पढ़नी है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सैप वैक्यूल, एक ही पढ़ेंगे। और जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें तीन प्रकार की पाई जाती हैं, वो सारे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। जैसे बता था ना, एयर वैक्यूल्स, वाटर वैक्यूल्स, ये सब सारे। नहीं, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। वैक्यूल्स इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, इज प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड फंगल सेल्स। हाँ बिल्कुल, फंगस में ही नहीं आदित्य, फंगस और आपके जो एल्गी हैं दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। एल्गी फंगस दोनों में पाई जाती हैं आपकी वैक्यूल्स, ठीक है। पोटैटो में कितनी पेयर होती हैं? अरे इडियट, अभी सब कुछ तो लिखवाया मनोज, अभी बताया नहीं तुमको? सारी की सारी चीज़ें तो लिखवा दी मैंने कि पोटैटो में 7 होती हैं। हाँ कह सकते हो, कह सकते हो, बिकॉज ये सारी की सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं पैरामीशियम के अंदर, ठीक है। क्लास के स्टार्टिंग में नाम आता है, देख लिया करो। और कोई डाउट किसी का? कोई जेन्युइन डाउट हो तो पूछ लो प्लीज़, ठीक है। टॉपिक से रिलेटेड जो डाउट है वो पूछ लीजिए प्लीज़। मुझे नहीं पता सूरज, सर्च कर लो। इस दुनिया में बहुत सारे पदार्थ हैं और हर एक पदार्थ की क्रोमोसोम, ठीक है, मुझ जैसे एक नॉर्मल इंसान को तो नहीं पता हो सकती। तो अब आप मुझे इंसाइक्लोपीडिया नहीं समझे तो ज़्यादा अच्छा है। जो कुछ इंपॉर्टेंट होती है वो मैंने आपको बता दी। हर किसी जानवर, हर किसी जंतु, हर किसी लिविंग बीइंग के अंदर क्रोमोसोम्स को याद रख पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है, ठीक है, ना आपके लिए ना मेरे लिए। तो फालतू के सवाल ना पूछें, बेहतर है सर्च कर लें, ठीक है। चलिए तो आज के लिए तय रखेंगे, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, राइट। गुड लक, कीप स्टडिंग, गुड बाय।